हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और ये टॉपिक जो है फर्स्ट ग्रेड में भी है और अपना सेकेंड ग्रेड में भी है। तो यहाँ से मैंने जो है 20 MCQs बनाए हैं और जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, मतलब आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। ऑप्शन 1 है ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा है धरातलीय चट्टान, तीसरा है पृथ्वी का चुंबकत्व और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कूट इसमें दिए हुए हैं 1 और 2, बी है केवल 1, 2 और 3, सी है केवल 1 और डी है केवल 1, 2 और 4। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो भूगर्भ है उसकी जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि भूगर्भ की जानकारी के 2 स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत है और एक अप्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। प्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जो मतलब डायरेक्ट पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उससे निकले हुए जो पदार्थ होते हैं उनको हम डायरेक्ट ले जाकर के लैब में उनका अध्ययन करते हैं और ये होते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। इसके अलावा होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जिनका जो वैज्ञानिक जो अध्ययन कर रहे होते हैं वो मात्र अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 1 है अपना ज्वालामुखी उद्गार, ये आ जाएगा प्रत्यक्ष स्रोत में। दूसरा है धरातलीय चट्टान, तो दूसरा भी प्रत्यक्ष स्रोत में आ जाएगा। पृथ्वी का चुंबकत्व और गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों ही किस में आ जाएंगे? ये दोनों ही आ जाएंगे अप्रत्यक्ष स्रोत में, ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसमें 1 और 2 राइट हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। और बाकी के जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ पर कंफ्यूजन भी बहुत होता है कि कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है और कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर याद होना चाहिए, क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर बनता है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत और कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष स्रोत तो सिर्फ ये 2 ही हैं, ठीक है। एक तो ज्वालामुखी उद्गार है और एक धरातलीय चट्टान है। अप्रत्यक्ष स्रोत में है पृथ्वी का चुंबकत्व है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, फिर उल्कापिंड है, भूकंप, पृथ्वी के धरातल से गहराई तक जाने पर जैसे ताप, दाब और घनत्व में वृद्धि होती है, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ये है 6370 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो पृथ्वी की जो भूगर्भ की जानकारी है उसके प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज तक का सबसे गहरा 12 किलोमीटर का ड्रिल यानी परवेदन कोला क्षेत्र, ठीक है, कोला क्षेत्र में किया गया है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है अंटार्कटिका में, दूसरा है आर्कटिक महासागर में, तीसरा है प्रशांत महासागर में और चौथा है हिंद महासागर में। तो ये कोला क्षेत्र कहाँ है? मतलब अभी तक जो है ये भी मतलब एक तरीके का मतलब प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की जानकारी का अगर हम स्रोत देखें कि जो मनुष्य है वो प्रत्यक्ष रूप से कहाँ तक पहुंच पाया है, तो अभी तक मात्र 12 किलोमीटर तक पहुंच पाया है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है जो कितनी है? 6370 किलोमीटर है, ठीक है, 70 किलोमीटर है। तो अभी तक जो मनुष्य है वो कहाँ तक पहुंच पाया है? वैसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जो दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें हैं वहां पर खादान जो मतलब खादान किया गया है कितना किलोमीटर का? 3 से 4 किलोमीटर तक का, ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर तक का। यानी देखा जाए तो इन जो मनुष्य है वो प्रत्यक्ष रूप से कितना किलोमीटर पहुंचा है? 3 से 4 किलोमीटर, ठीक है। ये कहीं कहीं 6371 भी लिखा हुआ आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ड्रिल किया गया है मतलब पृथ्वी को जहां तक खोदा गया है, ड्रिल किया गया है, वो कितना है? अभी तक 12 किलोमीटर। यानी मनुष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहां तक पहुंच पाया है? 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है। इसमें पूछा है कि जो 12 किलोमीटर का ड्रिल किया गया है
कोला क्षेत्र में किया गया है। तो ये कोला क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वीय विसंगति, ग्रेविटी अनोमलाई से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन एक है, ए है पृथ्वी के आकार की, बी है भूपर्पट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की, सी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, और डी है भूकंप की गति की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वीय विसंगति होती क्या है। तो गुरुत्वीय विसंगति क्या होती है कि पृथ्वी का जो धरातल है, यानी पृथ्वी की जो संरचना है, उसमें पृथ्वी के धरातल के अंदर बहुत सारे पदार्थों का वितरण है, और सभी पदार्थ जो है उनका द्रव्यमान भी अलग अलग है। तो जिनका द्रव्यमान अधिक है उन पर गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक लगता है, और जिनका द्रव्यमान कम है उन पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगता है। तो पदार्थों के वितरण से हमें गुरुत्वाकर्षण की जो विसंगति है, मतलब कहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है और कहाँ कम है, इसका हमें पता चलता है। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा कि गुरुत्वीय विसंगति से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो भूप्रपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर अपना बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, भूकंप का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, दूसरा बी है भूकंप केंद्र यानी हाइपोसेंटर, और सी है उद्गम केंद्र यानी फोकस, और डी है तरंग केंद्र। ठीक है, तो जहां से ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? जैसे ये क्या है, ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी है, और ये मान लो यहाँ कोई भूकंप केंद्र है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई भूकंप केंद्र है। तो जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, मतलब जहां से भूकंपीय तरंगे शुरू होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कह दिया जाता है उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र, या फिर इसको इंग्लिश में कह दिया जाता है फोकस। ठीक है, फोकस। इसके अलावा एक और नाम है इसका अवकेंद्र, अवकेंद्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोसेंटर। ठीक है, हाइपोसेंटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में क्या है कि यहां उद्गम केंद्र से इसको भूकंप केंद्र भी कहा जाता है, भूकंप केंद्र। तो इसके तीन नाम हो गए। ठीक है, जहां से भूकंपीय तरंगे निकलना शुरू करती हैं वो उस स्थान को क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र, अवकेंद्र, भूकंप केंद्र। ठीक है, और जहां से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, ये मान लो ये निकल रही हैं भूकंपीय तरंगे। ठीक है, यहां से भूकंपीय तरंगे निकल के विभिन्न दिशाओं में गति करती हैं। ठीक है, चारों तरफ दिशाओं में गति करती हैं, और ये तरंगे कौन सी हो जाएंगी? इन तरंगों को कहा जाता है, ये जो तरंगे हैं ये है पी और एस तरंगे, पी और एस तरंगे। इनको काया तरंगे भी कहा जाता है, यानी जो पी और एस तरंगे हैं उनको काया तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जहां पर मान लो ये भूकंप का केंद्र है, और सबसे पहले भूकंप की तरंगे जिस धरातल के जिस स्थान पर सबसे पहले जाकर टकराती हैं उसको क्या कहा जाता है? ये मान लो इस स्थान पर टकराती हैं, तो इसको कहा जाएगा अधिकेंद्र। इसको क्या कहा जाएगा? अधिकेंद्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा एपिसेंटर, एपिसेंटर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया हो कि जहां से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र, भूकंप केंद्र या अवकेंद्र, और जहां पर पृथ्वी के भूपर्पट्टी यानी धरातल पर जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे जाकर के टकराती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है, उसको कहा जाता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। यानी एपिसेंटर के ऊपर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, और जो उद्गम केंद्र है उसके ठीक 90 डिग्री के कोण पर होता है अधिकेंद्र। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर होता है अधिकेंद्र। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि भूकंप का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, यानी ऊर्जा कहां से निकल रही है? यहां से, उद्गम केंद्र से। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा राइट हो जाएगा? देखो इसमें दो ऑप्शन राइट हैं, बी भी राइट है और सी भी राइट है, यानी भूकंप केंद्र, हाइपोसेंटर इसको कहा गया है अवकेंद्र। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, कंफ्यूजन यहीं पर होता है अवकेंद्र में और अधिकेंद्र में। अवकेंद्र हो गया जहां से मतलब जो ऊर्जा निकलती है, और जहां पर सबसे पहले जाकर भूकंपीय तरंगे टकराती हैं उसको कहा जाता है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। ठीक है, तो इसके दो आंसर राइट हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीन शब्द हैं ये, उद्गम केंद्र, अवकेंद्र और भूकंप केंद्र। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। जो गुरुत्वाकर्षण है उसका मान ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है, ये इसका कथन है। कारण क्या कहता है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक लगता है एवं भूमध्य रेखा पर कम लगता है। तो कथन भी इसका सही है, ठीक है, और कारण भी इसका सही है, लेकिन इसकी व्याख्या भी ये कर रहा है। इसमें कथन में क्या कहा है कि गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। क्यों होता है ध्रुवों पर अधिक? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से जो ध्रुवों की दूरी है वो कम है बजाय किसके, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर कम है और ध्रुवों पर अधिक है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा। कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो एग्जाम में इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, नहीं मतलब कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, इन चीजों का भी हमें साथ साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आजकल हम देख पा रहे हैं कि जो अधीनस्थ बोर्ड हो या फिर अपना आरपीएससी हो, वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, कि कौन सा कथन सही है, कथन कारण वाले, ठीक है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ। भले ही आप कम टॉपिक पढ़ लो, लेकिन उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा बी है कि पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र यानी फोकस कहा जाता है। सी है भूतल पर भूकंपीय तरंगों के सबसे पहले महसूस किए जाने वाले स्थान को अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर कहा जाता है। डी है अधिकेंद्र एपिसेंटर वह स्थान है जो भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो ये अभी अभी हमने एक डायग्राम के माध्यम से भी देखा है, तो अगर आपने उस डायग्राम को समझ लिया तो इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? पहला है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो पहला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी ए तो इसका सही है। इधर लगा लेते हैं, हमें पूछा है असत्य, तो ये तो सत्य है। दूसरा है कि पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहा जाता है, तो बी भी इसका राइट है। सी है कि भूतल पर भूकंपीय तरंगों के सबसे पहले महसूस किए जाने वाले स्थान को अवकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, यानी इसका हमारा जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। उसको अवकेंद्र नहीं कहा जाता, अभी अभी हमने देखा, इसको कहा जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र इंग्लिश में इसको कह दिया जाएगा एपिसेंटर, ठीक है, एपिसेंटर। तो डी भी देख लेते हैं कि अधिकेंद्र यानी जो एपिसेंटर है वह स्थान है जो भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है, यानी डी भी अपना राइट है। तो अपने असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा कि सभी प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल से ही में ही आते हैं। दूसरा है दुर्बलता मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक आंका गया है। तीसरा है भूकंपीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। चौथा है कि भूकंपीय तरंगों एवं धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें पूछा है गलत, यानी अपने 3 कथन सत्य हैं और एक जो कथन है वो गलत है, ठीक है। तो एक एक को हम देख लेते हैं कि सभी प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल में आते हैं, तो पहला अपना राइट है, ठीक है। दूसरा है कि दुर्बलता मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक आंका गया है। ये दुर्बलता मंडल 200 किलोमीटर तक नहीं है, धरातल से 200 किलोमीटर तक है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर जिसको कहा जाता है, ठीक है। जो दुर्बलता मंडल है उसकी गहराई है ऊपरी मेंटल में 400 किलोमीटर तक, ठीक है, 400 किलोमीटर तक। और जो दुर्बलता मंडल है इसी को कहा जाता है मैग्मा चैम्बर।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मैग्मा के भंडार हैं और यहीं से जो ज्वालामुखी है, जब लावा निकलता है वो दुर्बलता मंडल से ही निकलता है, और दुर्बलता मंडल अर्ध तरल अवस्था में है। जैसे क्वेश्चन आता है कि अर्ध तरल अवस्था में पृथ्वी की कौन सी जो प्रॉपर्टी है, मतलब कौन सी जो परत है वो अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ऊपरी मेंटल हम कह सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं दुर्बलता मंडल। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कौन सी परत जो है तरल अवस्था में पाई जाती है, तो तरल अवस्था में पाई जाती है आंतरिक बाह्य कोर। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूरा डिटेल वीडियो अपने इसी चैनल पर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें पूरी थ्योरी को अच्छे से समझाया गया है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अपना दूसरा गलत हो गया, इसमें हमें गलत ही पूछा है तो दूसरा यहाँ पर गलत हो गया, यानी आंसर अपना 2 राइट हो जाएगा। तो ये तो अभी हमने देखे कि भूकंपीय तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं, तो तीसरा भी सही है। चौथा है कि भूकंपीय तरंगों का धरातलीय, हाँ, भूकंपीय तरंगों एवं धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, और धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे क्या दिया हुआ है नोट डाल करके कि भूकंप मापी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली, ये याद रखना है आपको, सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। यानी सतह के अंदर रहती हैं उनको नहीं, जब सतह पर पहुंच जाती हैं भूकंपीय तरंगे, तो भूकंप मापी जो यंत्र होता है उसके द्वारा जो है इन तरंगों का अभिलेखन किया जाता है, यानी उनको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि कथन कारण इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आजकल पेपर ऐसे ही आ रहे हैं। अभी हमने लैब असिस्टेंट में देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो थे, ये मान लो कि अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो 100 में से लगभग 80 क्वेश्चन शायद इसी टाइप के होंगे, कथन और कारण वाले। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है कि पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली प्रारंभिक तरंगे हैं। दूसरा है कि पी तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों जैसी होती है। तीसरा है कि पी तरंगे धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। डी है चौथा है कि पी तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। कौन सा कथन असत्य हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली प्रारंभिक तरंगे हैं, तो पहला राइट है। पी तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं, इसीलिए इनको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। और इनकी गति अगर हम देखें तो 11 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 11 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है पी तरंगों की गति। फिर है पी तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों के समान होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, सी है तीसरा है कि पी तरंगे धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती है, नहीं, इसके बाद में पहुंचती है, ये सबसे पहले पहुंचती है, यानी अपना तीसरा गलत हो जाएगा। फिर चौथा है पी तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं, चौथा भी अपना सही हो जाएगा। तो अपना गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना सी राइट हो जाएगा। केवल 3 यहां पर असत्य कथन है। ठीक है, फिर है अस्तरंगी क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक अस्तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है कि अस्तरंगी धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। अस्तरंगी धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। बी है ये केवल ठोस माध्यम में ही चलती है। सी है अस्तरंगों की विशेषता वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना को समझने में मदद करती है। और डी है अस्तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें से गलत हो जाएगा अस्तरंगों को लेकर के? तो अस्तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद में पहुंचती हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अस्तरंगों की जो गति है, पी तरंगों की गति अभी हमने देखी 11 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार से जो अस्तरंगे हैं इनकी गति कितनी होती है? इनकी गति होती है 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड। तो द्वितीय तरंग इसलिए कहा गया है कि ये धरातल पर पी तरंगों के बाद यानी दूसरे नंबर पर ये पहुंचती हैं धरातल पर, इसीलिए इनको द्वितीय तरंगे कहा गया है। ठीक है, तो पहला सही है अपना। ठीक है, पहला राइट हो जाएगा। फिर है कि ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती है। हाँ, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि जो अस्तरंगे हैं वो केवल और केवल ठोस माध्यम में ही संचरण कर सकती हैं, तो दूसरा भी इसका राइट हो जाएगा।
सी है एस तरंगों की विशेषता वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना को समझने में मदद करती हैं। तो सी भी अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि जो एस तरंगे हैं उनसे ही हमें पता चलता है कि छाया क्षेत्र का, ठीक है, और मतलब कितना छाया क्षेत्र है। लगभग पृथ्वी के कुल आयतन का 40% भाग कवर करती है जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है वो, ठीक है। तो सी भी अपना राइट हो जाएगा। डी है कि एस तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, बिल्कुल भी नहीं, असत्य कथन है डी। एस तरंगे नहीं होती, ये होती हैं एल तरंगे, ठीक है। जो धरातलीय तरंगे होती हैं ये होती हैं सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे, ठीक है, धरातलीय तरंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला कि पी तरंगे कंपन की दिशा में दबाव डालती हैं, ठीक है, फलस्वरूप पदार्थों के घनत्व में भिन्नता आती है। कथन क्या कहता है कि पी तरंगे कंपन की दिशा में दबाव डालती हैं, फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है। कारण कहता है कि पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, ठीक है। तो कौन सा कथन और कारण इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन एक है कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। बी है कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कथन गलत है कारण सही है, और डी है कथन सही है और कारण गलत है। तो हम कथन को देख लेते हैं कि पी तरंगे कंपन की दिशा में दबाव डालती है, फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। ये बिल्कुल सही है। जैसे ये क्या है, ये पी तरंगे गति कर रही हैं, ठीक है, इनकी जो गति की दिशा है ये मान लो ये है इधर की तरफ, ठीक है, और इसके अंदर जो ऊर्जा कण होते हैं ये क्या है, ये है ऊर्जा कण, ये ऊर्जा कण है। तो जो ऊर्जा कण है इनकी जो गति है वो भी उसी दिशा में होती है, यानी जिस दिशा में तरंग की गति होती है उसी दिशा में इसके अंदर जो ऊर्जा कण होते हैं उनकी गति भी होती है, यानी ये भी आगे पीछे इस प्रकार से गति करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो ऊर्जा कण है जब आगे पीछे गति करते हैं तो क्या होगा, जो पदार्थ का घनत्व है, अगर जो तरंग सिकुड़ती है तो क्या होगा, पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा, और इस तरंग फैलती है तो क्या होगा, पदार्थ का घनत्व कम होगा, ठीक है। तो ये घनत्व को जो है घनत्व की भिन्नता इसमें आती है। इसके बाद में यानी कथन अपना राइट हो गया। कारण कहता है कि पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। ये अभी हमने देखा, ये पी तरंग की दिशा है और इसके अंदर जो कण है वो भी इसके कंपन की दिशा यानी इसके समानांतर ही गति कर रहे हैं, यानी कारण भी इसका सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इस टॉपिक को लेकर के आपको किसी भी तरीके का कोई भी अगर मन में सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगी, ठीक है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एस तरंगे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार एवं गर्त बनाती हैं। दूसरा है एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, ठीक है। और तीसरा है पी तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक होता है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, पी तरंगों को लेकर के कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पूछा है असत्य, ठीक है। ऑप्शन एक है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 3 और डी है सभी। तो एस तरंगे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें गर्त एवं उभार बनाती हैं। तो पहला ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो अभी हम पी तरंगे देख रहे थे उसी प्रकार से ये मान लो ये है एस तरंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है एस तरंगे गति कर रहे हैं और इनकी जो गति की दिशा है ये मान लो ये है इनकी गति की दिशा। तो इसके अंदर जो ये तरंग है इसके अंदर जो ऊर्जा कण है वो किस प्रकार से गति करते हैं। जैसे अभी हमने देखा पी तरंगों में जो ऊर्जा कण है जिस दिशा में जो तरंग गति कर रही होती है उसी दिशा में जो उष्मा कण है वो भी उसी दिशा में गति कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तरंग तो आगे की तरफ जा रही है लेकिन इसमें जो उष्मा कण है वो इसके अनुप्रस्थ दिशा में यानी इसके समकोण पर ऐसे गति करते हैं, ठीक है। तो ऐसी गति करेंगे तो क्या होगा कि पदार्थों में जो है जो भी जिस भी पदार्थ से ये जो तरंग गति करेगी उसमें उभार लाएगी और गर्त लाएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, उभार और गर्त लाएगी।
क्योंकि कंपन की, इनके अंदर ऊष्मा कणों के कंपन की दिशा और तरंग की दिशा एक दूसरे के समकोण पर है। ठीक है, तो पहला इसका सही है। दूसरा कहता है कि एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन करती है, ये समकोण पर कंपन करती है, तो अपना दूसरा भी राइट हो जाएगा। तीसरा है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% भाग से अधिक है। भाई पी तरंगों का छाया क्षेत्र नहीं है, ये है एस तरंगों का छाया क्षेत्र। अभी मैंने पीछे बताया था कि जो एस तरंगे हैं उसका जो छाया क्षेत्र है वो पृथ्वी के कुल 40% भाग पर है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, केवल सी। तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है और एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना हो जाएगा? 105 से 145 के बीच में पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, और एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है? 145 से 145 के बीच में है। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर 103 से 143 भी दिया हुआ होता है। अगर ऑप्शन में 105 से 145 ना दे करके 103 से 143 दे तो भी आप इसको राइट लगा सकते हैं। और यहाँ पर दिया होगा 143 से 143। ठीक है, ये है एस तरंगों का, सॉरी ये है पी तरंगों का और ये है एस तरंगों का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको पूरा डिटेल में डायग्राम के साथ में समझाया गया है। अपनी जो वीडियो है पूरी व्याख्या सहित उसमें समझाया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पूरे डायग्राम के साथ में, उसमें आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से भूकंप सर्वाधिक आते हैं? ठीक है, तो सर्वाधिक भूकंप कौन से आएंगे? ऑप्शन नंबर 1 है विवर्तनी भूकंप, बी है नियात भूकंप, सी है ज्वालामुखी जन्य भूकंप और डी है विस्फोटक भूकंप। तो सबसे ज्यादा भूकंप कौन से आते हैं? सबसे पहले तो ये भूकंप के प्रकार हैं। ठीक है, आपको ये चारों प्रकार भूकंप के प्रकार हैं, ये आपको याद रख लेना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रकार नहीं है, तो वहां दे दिया जाएगा नियात भूकंप या कुछ भी करके, और आप वहां पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी के सभी भूकंप के प्रकार हैं। हमें पूछा है कि जो सर्वाधिक भूकंप कौन से आते हैं, तो सर्वाधिक भूकंप आएंगे, ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा। जो टेक्टोनिक भूकंप हैं वो सर्वाधिक आते हैं, यानी प्लेटों के टकराने से जो भूकंप आते हैं वो सर्वाधिक आते हैं। एक है नियात भूकंप। तो नियात भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? ये आते हैं खनन क्षेत्रों में, खनन क्षेत्रों में, खनन क्षेत्रों में नियात भूकंप आते हैं। ठीक है, और ज्वालामुखी जन्य, ये ज्वालामुखी के विस्फोट होने से आते हैं। और डी है विस्फोटक भूकंप, कहाँ आते हैं? जहां परमाणु विस्फोट या कोई भी रासायनिक जो क्रिया हो रही होती है वहां पर, मतलब विस्फोट के कारण से जो भूकंप आते हैं उनको कहा जाता है विस्फोटक भूकंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता अथवा आघात की तीव्रता को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? ऑप्शन नंबर अपना 1 है रिएक्टर स्केल में। ठीक है, ये है रिएक्टर स्केल, ये भी लिखा हुआ आता है कई बार। ठीक है, रिक्टर स्केल भी आता है और रिएक्टर स्केल भी लिखा हुआ आता है। एक है मर्केली स्केल, सी है ए और बी दोनों, और डी है सिस्मोग्राफ। तो इसमें पूछा है कि भूकंप की तीव्रता और आघात। ठीक है, भूकंप की और तीव्रता और आघात को किसमें मापा जाता है? ये रिएक्टर स्केल में भी मापा जाता है और मर्केली स्केल के द्वारा भी मापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर अपना सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट है। ठीक है, यहाँ है कि सुनामी क्या है। ठीक है, तो कुछ चीजें थी कि क्वेश्चन में ना डाल करके जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे वो यहाँ पर नोट के रूप में डाल दी है। सुनामी क्या है कि जब भूकंप का अधिकेंद्र, ठीक है, भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्तर पर हो तो उसे सुनामी कहा जाता है, भूकंप नहीं कहा जाता है। ठीक है, यह अपने आप में क्या है? सुनामी एक लहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है भूपर्पट्टी पृथ्वी का सबसे भारी व बहुत ही कठोर भाग है। भूपर्पट्टी पृथ्वी का सबसे भारी और बहुत ही ठोस भाग है। ठीक है, दूसरा है भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों में महासागरों की तुलना में कम होती है। ठीक है, तीसरा है कि महासागरों के नीचे चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित होती हैं। और चौथा कथन है कि मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे अधिक होती है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 4, सी है केवल 2 और 3, डी है केवल 1, 3 और 4। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें पूछा है कि भूपर्पट्टी पृथ्वी का सबसे भारी और बहुत ही कठोर भाग है। नहीं, भारी भाग है। भूपर्पट्टी क्या है? ये क्रस्ट है,
भूपर्पट्टी क्या है? क्रस्ट है। हम सभी जानते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें 3 परतें पाई जाती हैं, ठीक है। इसको कहा गया है भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट, ठीक है। जो बीच वाली है उसको कहा गया है मेंटल, और जो लास्ट में है इसको कहा गया है क्रोड या कोर भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपरी परत है वो सबसे भारी है, जो भूपर्पट्टी है, क्रस्ट है, वो सबसे भारी है लेकिन सब बहुत कठोर नहीं है, ये भृगु प्रकृति की है, ठीक है, भृगु प्रकृति की है। तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों में महासागरों की तुलना में कम है, नहीं, दूसरा भी गलत हो जाएगा। जो महाद्वीप है वहां भूपर्पट्टी की जो मोटाई है वो है 30 से 35 किलोमीटर, ठीक है, 30 से 35 किलोमीटर। और वहीं अगर हम देखें महासागरों में है इसकी मोटाई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, तो दूसरा ये गलत है। तीसरा है महासागरों के नीचे चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित होती हैं, तो तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौथा है मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे अधिक होती है, यानी जो मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं उनके नीचे जो भूपर्पट्टी है उनकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। जैसे हमारा जो हिमालय पर्वत है उसके नीचे जो भूपर्पट्टी की मोटाई है वो लगभग 70 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो इसका तीसरा सही है और चौथा सही है। तो तीसरा और चौथा किस में है? देखो यहाँ आएगा असत्य कथन, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा असत्य कथन। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा गलत है, यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा। केवल 1 और 2 असत्य है, ठीक है, ये क्या है? असत्य है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया है कि महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है और महाद्वीपों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई 30 से 35 किलोमीटर होती है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला के नीचे इसकी मोटाई कितनी है? 70 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि मेंटल मोह असांतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। दूसरा कथन है कि मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तीसरा है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जीवाश्म धरातल पर पहुंचता है, जीवाश्म नहीं है, ये है लावा, ठीक है। यहां पर आपको क्या लिखना है? ये है लावा। ठीक है, इसमें है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत क्रस्ट होता है। मुख्य स्रोत क्या बताया इसमें? क्रस्ट को, ठीक है। चौथा है कि भूपर्पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल कहलाता है। तो कौन सा इसमें कथन सत्य है? ठीक है, तो कथन नंबर 1 है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3 और 4, सी है केवल 1, 2 और 3, और डी है केवल 2। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें? पहला हम देखते हैं कि मेंटल मोह असांतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, पहला कथन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, हाँ ये भी सही है। जो मेंटल का ऊपरी भाग है लगभग 400 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल, ठीक है। और इस दुर्बलता मंडल को मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है, लो ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो दूसरा भी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत क्रस्ट है, क्रस्ट नहीं है, इसका मुख्य स्रोत है मेंटल, और मेंटल में भी कौन सा भाग हो जाएगा? दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो तीसरा इसका गलत हो जाएगा। चौथा है भूपर्पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल कहलाता है, बिल्कुल भी नहीं कहलाता। भूपर्पट्टी और क्रस्ट और जो मेंटल है उसका ऊपरी भाग मिलकर के स्थल मंडल कहलाता है, ठीक है, लिथोस्फीयर कहलाता है, और दुर्बलता मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? धरातल से, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या तो इसको हम लिख सकते हैं धरातल से 200 किलोमीटर, और जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 10 से 200 किलोमीटर, और जो सविंदर सिंह की बुक है उसमें लिखा हुआ है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है।
तो इसमें चौथा भी गलत हो जाएगा। हमें पूछा है सत्य कथन कौन सा है, यानी अब सत्य कथन हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, तो स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल भूप्रपटि एवं मेंटल का ऊपरी भाग है, मिलकर के लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल कहलाता है। मोटाई इसकी हमने देख ली है, 10 से 200 किलोमीटर है। इसके बाद में है निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगे पदार्थ में संकुचन व फैलाव लाती है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा पदार्थ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा पदार्थ कि निम्न में से भूकंप तरंगे पदार्थ में संकुचन और फैलाव लाती हैं। ये अभी हमने डायग्राम के माध्यम से भी देखा था। इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पी तरंगे, बी है एस तरंगे, सी है धरातलीय तरंगे और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संकुचन और फैलाव के कारण जो पदार्थ है उसके घनत्व में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। और ये कौन सी तरंगों के कारण होता है? ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा, पी तरंगों के कारण। तो एस तरंगों के कारण देखा कि पदार्थ में उभार और गर्त हमें देखने को मिलते हैं, उभार एंड गर्त। ठीक है, और जो धरातलीय तरंगे हैं इनके बारे में देखा कि ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में से कौन सी तरल अवस्था में है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? ये अभी जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत तरल अवस्था में है? तो ऑप्शन 1 है आंतरिक क्रोड, दूसरा है बाह्य क्रोड, तीसरा है भारी भूप्रपटि, डी है निम्न मेंटल। ठीक है, तो कौन सा राइट इसका आंसर हो जाएगा? अभी हमने देखा ये क्या है, ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी एक काट है। ठीक है, उसकी क्या है? उसकी एक काट है। तो हर परत को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? ये पूरी की पूरी क्रस्ट है और यहां से यहां तक का जो भाग है ये है मेंटल। ठीक है, और यहां से जो यहां तक का भाग है वो हो जाएगा कोर, जिसको क्रोड भी कहा जाता है। और कई बार इनकी जो गहराई है वो भी पूछ ली जाती है। क्रस्ट की कितनी है? ये मान लो 30 से 35 किलोमीटर तक, 30 से 35 किलोमीटर तक। और जो मेंटल है उसकी गहराई कहां तक हो जाएगी? 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो क्रोड है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। तो प्रत्येक जो परत है उसको दो भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? ये है अपर क्रस्ट, इसको हम यूसी लिख सकते हैं, अपर क्रस्ट, और ये लोअर क्रस्ट है। ठीक है, इसके बाद में ये जो पार्ट है ये है मेंटल भाग का, तो इसको हम लिखेंगे अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, इसके बाद में जो नीचे का भाग है ये है क्रोड का, तो इसको कहा जाता है अपर कोर और इसको कहा जाता है लोअर कोर। ठीक है, लोअर कोर। तो इसमें क्या होता है? अभी हमने देखा कि जो मेंटल है यानी पूरी क्रस्ट, और जो मेंटल है, मेंटल के लगभग 200 किलोमीटर तक का जो भाग है इसको कहा जाता है, 200 किलोमीटर तक का भाग है, इसको अभी हमने कहा स्थल मंडल। इसको कहा है स्थल मंडल। ठीक है, और जो मेंटल है, मेंटल के ऊपरी भाग का लगभग 400 किलोमीटर तक का भाग है उसको कहा है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। ठीक है, तो जो दुर्बलता मंडल है ये किस अवस्था में पाया जाता है? ये पाया जाता है अर्ध तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो कोर है, कोर की जो अपर कोर है यानी ऊपरी जो भारी कोर है वो पाई जाती है तरल अवस्था में, तरल अवस्था में। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल में लगभग 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल पाया जाता है, वो पाया जाता है अर्ध तरल अवस्था में। अर्ध तरल का मतलब है कि जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, लचीला हो जाता है, तो उस अवस्था में पाई जाती है दुर्बलता मंडल। लेकिन जो ऊपरी कोर है यानी जो भारी, इसको कोर कह सकते हैं, भारी कोर किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है तरल अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है
क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जो परत है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। अगर अर्ध तरल पूछता तो हम लगाते दुर्बलता मंडल, यहाँ पूछा है तरल अवस्था में, तो तरल अवस्था में कौन सा पाया जाएगा, भारी कोर, अपर कोर। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, भारी कोर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोह असंबद्धता पाई जाती है, तो मोह असंबद्धता किस किस के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन एक है परपट्टी और परिवार के बीच में, ठीक है। दूसरा है ऊपरी परिवार और निचले परिवार के बीच में। तीसरा है परिवार और क्रोड के बीच में। और चौथा है आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच में। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं कि जो असंबद्धताएं पाई जाती है उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, कोमोरो गुल्ले। ठीक है, तो इसमें को मो रे गु ले है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कोनार्ड, कोनार्ड, फिर माकम मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता। ठीक है, ये समझ जाना, असंबद्धता। रे का मतलब है रेपेटी, रेपीटी। उसके बाद में है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। फिर उसके बाद में लेह का मतलब है लेहमान, लेहमान असंबद्धता। तो ये असंबद्धताएं किस किस के बीच में पाई जाती हैं, अभी हम इनको एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक पृथ्वी की काट है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये एक पृथ्वी की काट है। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। अभी हमने देखा क्रस्ट है, कोर है, क्रस्ट मेंटल और कोर। ये क्या है, ये है क्रस्ट, ठीक है, ये है मेंटल, और ये क्या है, ये है कोर। ठीक है, तो इन सबको भी 2-2 भागों में बांटा गया है। ये क्या हो जाएगा, अपर कोर। अभी हमने देखा अपर कोर और लोअर कोर। इसी प्रकार से मेंटल को बांटेंगे, अपर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये है अपर कोर और लोअर कोर। ठीक है, तो इन सब के बीच में असंबद्धताएं पाई जाती हैं। किस प्रकार से पाई जाती हैं कि जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है इसके बीच में पाई जाएगी कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी, कोनार्ड असंबद्धता। यहाँ है कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, फिर उसके बाद में है ये किसकी परत है, ये है जो मेंटल है उसका ऊपरी सीमा है। ठीक है, तो क्रस्ट और जो मेंटल है, पूरी की पूरी मेंटल है, इसके बीच में कौन सी पाई जाएगी, इसके बीच में पाई जाएगी मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता। ठीक है, इसके बाद में अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी पाई जाएगी, ये पाई जाएगी रेपिटी। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गई पूरी मेंटल और ये है कोर। तो कोर और मेंटल के बीच में, यानी ये ऊपरी पूरी मेंटल हो गई और ये कोर हो गई, कोर और मेंटल के बीच में कौन सी पाई जाएगी, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसके बाद में बचा कोर, तो अपर कोर और लोअर कोर के बीच में कौन सी पाई जाएगी, इसके बीच में पाई जाएगी लेहमान असंबद्धता, लेहमान असंबद्धता। तो इस प्रकार से आपको सारी की सारी असंबद्धताएं ऐसे क्रम से याद होनी चाहिए। और ये जो क्रम है इनका याद करने का, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना क्वेश्चन था कि मोह असंबद्धता किस किस के बीच में पाई जाती है। तो मोह किस किस के बीच में पाई जाती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मोह असंबद्धता है ये पाई जाती है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा भाग है क्रस्ट। तो ये पाई जाती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, क्रस्ट है, और मेंटल को परिवार भी कह दिया जाता है। जो मेंटल है उसको परिवार भी कह दिया जाता है। तो मोह असंबद्धता प्रॉपर्टी और परिवार के बीच में। ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो इनका भी आप आंसर लगा सकते हैं कि जो ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार है उसके बीच में कौन सी पाई जाएगी। प्रवार का मतलब है यहाँ पर अपना मेंटल, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में पाई जाएगी रैपिटी असम्मतता। प्रवार और क्रोड के बीच में कौन सी पाई जाएगी, गुटेनबर्ग असम्मतता, गुटेनबर्ग असम्मतता। ठीक है, फिर है आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच में कौन सी पाई जाएगी, लेहमान असम्मतता, लेहमान असम्मतता। इस प्रकार से आप जब भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो या कोई एमसीक्यूज लगाओ या पीवाईक्यूज लगाओ, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ो और आंसर तो आपको टिक करना ही करना है, और उस आंसर से रिलेटेड जितना भी आपको याद है उसको साथ साथ में उसी के आगे एकदम छोटा छोटा अक्षर में लिख लो। आप 2-3 टाइप के पेन ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे दूसरा ऑप्शन है, इसमें हमने देखा कि दूसरा ऑप्शन है तो आप उसके आगे लिख दो कि रैपिटी, ठीक है। फिर इसके बाद में जो इसके आगे गुटेनबर्ग, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना चाहिए। इससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि हमें चीजें कितनी याद हैं, ठीक है, और एक क्लियरिटी भी आती है पेपर करने की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन ए के रूप में और दूसरा कारण आर के रूप में। तो कथन क्या कहता है कि एस जो तरंग है, एस तरंगों के बारे में है कि भूकंप तरंगे या द्वितीयक तरंगे केवल ठोस पदार्थों से के माध्यम से ही चलती हैं, ठीक है। ये अभी वैसे हमने देख लिया है, ठीक है। कारण क्या है कि परावर्तन तरंगों को प्रतिक्षेप करता है जबकि आवर्तन के कारण तरंगे विभिन्न दिशाओं में चलती हैं। तो कौन सा इसका राइट हो जाएगा। इसमें पूछा कि उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन 1 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, बी है ए सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, सी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, डी है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि पहले फिर हम देखते हैं कि कथन क्या कहता है कि एस तरंगे भूकंप तरंगे हैं, ठीक है। इनको काय तरंगे भी कहा जाता है, भूकंप तरंगे भी कहा जाता है, द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है क्योंकि ये पी तरंगों के बाद में धरातल पर पहुंचती हैं और इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है ये ठोस माध्यम में ही संचरण करती हैं। और इनकी एक और विशेषता देख लेते हैं कि जो एस तरंगे हैं उनकी प्रकृति प्रकाश तरंगों के समान होती है, ठीक है, प्रकाश तरंगों के समान होती है। इनकी और भी विशेषताएं हैं जिनको मैंने पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया है, आप उसको जाकर के जरूर से देख लेना, ठीक है। तो कथन इसका सही है। कारण कहता है कि परावर्तन तरंगों को प्रतिक्षेप करता है जबकि आवर्तन के कारण तरंगे विभिन्न दिशाओं में चलती है, ठीक है। तो कारण भी इसका सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, ठीक है। गुटेनबर्ग असम्मतता निम्नलिखित में से किसके मध्य पाई जाती है। तो अभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि गुटेनबर्ग असम्मतता किसके मध्य पाई जाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और इनके आगे कौन सी किसके बीच में कौन सी असम्मतता है, मतलब चारों ऑप्शन का आंसर आपको लगाना है, किस किस के बीच में कौन कौन सी असम्मतता पाई जाती है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। तो इसी के साथ में अपने जो मतलब 20 क्वेश्चन थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के वो कंप्लीट होते हैं। और जितने भी नए अभ्यर्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।